यहाँ पर जो है बात करते हैं ग्रेविटेशन की। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशन की। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन में हम लोगों ने कल तक टाइम पीरियड कर लिया था। कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था टाइम पीरियड। ठीक है, डिस्कस किया था टाइम पीरियड को, है ना। ये भी लास्ट में बताते हैं इसको, है ना। ये रखो अपने पास। कंसेप्ट तो कुछ नहीं है इसका, कंसेप्ट तो तुम्हें बता रखा है, पता है क्या करना है बच्चों? कंसेप्ट तो बता रखा है, बस वो उसको सॉल्व करना है। चलो देखो, तो यहाँ पर कल हम जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे थे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो हमारा आता है 84.6 मिनट। कोई भी सैटेलाइट जो है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर निकाल रहा है, उसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो आता है हमारा 84.6 मिनट का, है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड के बाद जो है यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की। किसकी? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यानी कि जो ऊर्जा होती है सैटेलाइट की वो आखिर क्या होती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आखिर क्या होती है। देखो, कोई भी सैटेलाइट है, जब आप उसे ऊपर की तरफ भेज रहे हो, जब आप उसे ऊपर की तरफ भेज रहे हो तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक होती है।
नेक्स्ट लिखो बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, है ना। बंधन ऊर्जा हिंदी मीडियम वाले लिखें। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, हाँ बिल्कुल बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है इसको, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। और लिखो बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिससे जिसे देने पर जिसे देने पर जिसे देने पर उपग्रह जिसे देने पर उपग्रह जिसे देने पर उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाता है, अपनी कक्षा से पलायन कर जाता है, अर्थात उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है, उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है GMM/2R। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो GMM/2R होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी होती है GMM/2R, पॉजिटिव होती है ना। ये मत लिखना आप, ये वाला पार्ट मत लिखना, बंधन ऊर्जा बराबर GMM/2R। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, एक बार नोट करें फटाफट। 2E का मतलब GMM/2R, GMM/2R है बच्चे, है ना। आ गया बच्चे समझ में। लिख लिया गया बच्चों, है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो, फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो शांत बैठे हैं तो वो एक न्यूमेरिकल लिखो, लिखो लिखो फाइंड द फाइंड द फाइंड द चेंज इन, अच्छा हिंदी मीडियम वाले लिखो, लिखो हिंदी में लिखो इसे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से 4 यानी कि कैपिटल R जो है 4R की ऊंचाई पर स्थित है, 4R की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि 4R की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि उपग्रह का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उपग्रह का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। अब करके बताओ, आपके पास फॉर्मूला भी है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। आसानी से कर सकते हो आप लोग, इसे करके बताएं। क्वेश्चन लिखो इंग्लिश में। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ सैटेलाइट इज
if satellite is at 3 आवर लिखवा है कि 4 आवर लिखवा है? 4 आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, 4 आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, 4 आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, निकाल के बताओ। कितना आ रहा है बताओ? m की वैल्यू जो है आपको नहीं दी है मैंने, है ना, इन बच्चों को m की वैल्यू दी है, ठीक है। देखो, तो ये जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे जाके फिनिश हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अपन, एक बार थोड़ा सा जो है फॉर्मूला देख लो फटाफट, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल करते हैं। एक बार फॉर्मूले फटाफट देख लो जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चंस आपके, सबसे पहले जो है हमने ये न्यूटन वाला जो लॉ है वो पढ़ा था, GMM/R, ठीक है। डायमेंशन वगैरह की बात करी थी, उसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, उसके बाद आपको स्मॉल g की वैल्यू बताई थी जो कि GM/R² होती है, या 4/3 पाई रो GR से भी बता सकते हो। g की वैल्यू में वेरिएशन बताया था, जहाँ पर जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेरिएशन इस तरीके से दिया जाता है। ये भी बताया था कि भाई r की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला, अगर r की वैल्यू ज़्यादा है। अगर कम है तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये भी आपको बताया था, यानी कि ये वाला जो फार्मूला होता है इसी को अपने को यूज़ करना था। उसके बाद डेप्थ के साथ जो है वेरिएशन बताया था। डेप्थ के बाद जो है मैंने वेरिएशन बताया था, जब रोटेट करे तो किस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पोल्स और इसके ऊपर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को F/m होता है, और उसके बाद हमने पोटेंशियल को डिस्कस किया था जो कि W/ क्या होता है, m। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करा था हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो रुको एक सेकंड रुको। हाँ चलो अब बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डिस्कस किया था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसको हमने डिस्कस किया था, जो माइनस का GMM/ क्या था, R था। फिर वर्क डन बताया था, तो वर्क डन आपको पता है सेम ही होता है, और एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है उसको बात करी थी। एस्केप वेलोसिटी जो थी वो रूट में क्या थी, 2g/r, कितनी थी, सामने भी लिखी हुई देख सकते हो, 2gm/ क्या है, r। कैपिटल R तब लेते थे जब सरफेस के पास है, और स्मॉल r तब लेते हैं जब सरफेस से क्या है, दूर होती है। उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी बात करी जो रूट में gr होती है, और उसको GM/r भी लिख सकते हैं रूट के अंदर, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी √2 गुना होती है, 11.2 km/s वैल्यू होती है। मून के ऊपर देखा जाए तो 2.4 होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 8 km/s,
टाइम पीरियड की बात करी थी, 84.6 मिनट था बच्चे। केपलर्स लॉ आ गए थे बीच में, लेकिन हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एलिप्टिकल पाथ पे घूमते रहेंगे। दूसरा एरिया का लॉ है, जिसके अंदर दूर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पास आएगा तो बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ टाइम पीरियड कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कर लेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद जो है हमने आज डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी। बीच में पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस किया हमने बाइंडिंग एनर्जी, जो सैटेलाइट को देने पर सैटेलाइट कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करी थी, जिसमें काइनेटिक और क्या होती है, पोटेंशियल। चलो, तो इतना सब कुछ जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन भी, है ना, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम लोग कर चुके थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 भी कर लिया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था, 7 भी हमने डिस्कस कर लिया था, 14 तक लगभग आ गए थे। कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट कर लिया था, वेटलेसनेस पता कर ली थी, जीरो रिएक्शन की वजह से होती है ना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, मैं सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ केपलर लॉ पे, है ना। केपलर जो लॉ है उसके ऊपर बात करते हैं अपन सीधा का सीधा, ठीक है। जो केपलर लॉ है उन्हीं के ऊपर अपन बात करते हैं सीधे। देखो केपलर लॉ, ये लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इधर भी देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ हो गया था, सेवंथ क्या है, ये भी कर लिया था, सेवंथ को भी हमने कर लिया था, वीनस वाला भी कर लिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, 11 हो गया था, 12 हो गया था, 13 हो गया था, 14 नहीं किया था, लिखो 14 लिखो, 14 लिखो, लिखो भाई क्वेश्चन, ये सारे करवा चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप भूल गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स को पलट के देख लो, पता चल जाएगा, है ना। लिखो, हिंदी में लिखो, यदि एक उपग्रह का 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 परिभ्रमण काल 83 मिनट है, यदि एक उपग्रह का परिभ्रमण काल 83 मिनट है, 83 मिनट है, 83 इंग्लिश में हिंदी में लिखवाना था ना, 83 मिनट है, 83 मिनट है, तो उस उपग्रह का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, उस उपग्रह का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए जो पृथ्वी पृथ्वी की सतह से उस कक्षा में है, पृथ्वी की सतह से उस कक्षा में है जहां दूरी पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना है, जहां दूरी पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना है, बहुत ही सिंपल है, खूब करवा दिए ऐसे क्वेश्चन। अब आप करके बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। याद भी दिला देता हूं अगर भूल गए हो तो, वैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाए हैं क्वेश्चन ऐसे, फिर से याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, तो यहाँ पर हो जाएगा T1/T2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब। अब करके बताएं कि कितना आना चाहिए। शुरू में करवाए थे, कई क्वेश्चन है,
करके बताओ भाई, कई क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ऐसे। आया कि नहीं आया युवराज सिंह? है करके बताओ तुम, कितना आ रहा है? डी आ रहा है। और कोई स्टूडेंट? देखो सिंपल है, एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने ऐसे कई क्वेश्चन करवा दिए, अगर आप कॉपी में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए तो एक बार फिर से करवा देते हैं, है ना। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा कि T1 टाइम पीरियड लेना है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का टाइम पीरियड तो 83 है, ठीक है। और जो पहला जो सैटेलाइट है वो अर्थ के पास है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्ट अर्थ के पास है, तो हम रेडियस कैपिटल आर ले लेंगे। कितनी लेंगे? कैपिटल आर ले लेते हैं। दूसरा वाला जो है कितनी डिस्टेंस पे? 3 गुना, तो अपन ने 3R ले लिया, ठीक है। अब दूसरे का अपने को टाइम पीरियड निकालना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। आर से आर हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर जो है 83/T2 हो गया, ये 2 को उधर भेज दो, तो 1/3 की पावर क्या हो गया? 3/2 हो गया। ये 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2, अगर आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ से जो है T2 अपन लिख सकते हैं 83 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3/2 इधर जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × √3, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। तो इसको लगभग सॉल्व किया, यही कराया ना तुमने, तो कितना आ रहा है? 249, लगभग 249 आ रहा है। अच्छा √3 भी आ रहा है, 249 और साथ में क्या आ रहा है? √3, तो 1.732 हो जाता है। 1.732 के बेसिस पे अगर देखा जाए 83 को अपन क्या लिख सकते हैं? 83 × 2 × √2। इसको एक बार करके देख लेते हैं, वैल्यू जो है, वैल्यू लगभग क्या आएगी। हो सकता है दोनों को इन्होंने कर रखा हो, तो 249 × 1.7, 423 आ रहा है, 423, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 83, इसको लिख सकते हैं 2√2, यानी कि 1.4। सही है, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मिसप्रिंट कर रखा है। क्या कर रखा है? मिसप्रिंट कर रखा है। यहाँ पे 249 और साथ में क्या आना चाहिए? √3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। 249 √3 मिनट्स आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो बात हुई इसकी, लिख लिया गया सबने? ये जहाँ तक मुझे पता है मैं 5 या 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे, फिर भी आपको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा है ना। आंसर तो लगभग बता दिया था तुमने, ये तो बताया 249 है, बाकी संघर्ष कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। देखो हटा दें, हाँ एग्जैक्ट कैसे आ रहा है? 1/3 है, वन + 1/2, नहीं स्क्वायर को तो अपन ने उधर भेज दिया ना, यहाँ पे तो क्यूब आएगा बच्चे। कहाँ ओपन किया? हाँ तो क्यूब ओपन कहाँ हुआ है? आपने तो 9 लिखा है, यहाँ पे तो 20, हाँ तो 27 आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इधर देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है सैटेलाइट ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग अराउंड द अर्थ विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कोई सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान m है, वो चारों तरफ घूम रहा है, किसके? अर्थ के। लिखना नहीं है एक बार आगे। इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r0,
ठीक है, वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, आर नॉट है। द मास ऑफ द अर्थ इज एम, मास जो है अर्थ का वो कैपिटल एम है। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये पूछ रहा है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका होता है एम वी आर। क्या होता है, एम वी और आर। तो देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना तो आसानी से हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसको एम वी आर लिख सकते हैं। v की जगह किसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी, तो हम लिख देते हैं जी एम अपॉन आर। इधर ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आर आ रहा है, इस आर से ये अगर आर कट जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो आंसर हो गया जी एम। ठीक है, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सैटेलाइट की बात हो रही है ना, तो सैटेलाइट में अर्थ का मास होता है, तो जी एम इंटू आर नोट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं आगे। 16 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द केपलर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट, टाइम पीरियड की बात कर रहा है और आर की बात कर रहा है। तो ये तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर आप कोई कांस्टेंट लगा दो, मान लेते कोई कांस्टेंट लगा दिया, तो ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा आर क्यूब बराबर के, आर क्यूब को कहाँ ले जाओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आया कि नहीं आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये जो केपलर लॉ जो है वो किसके लिए दिए जाते हैं, 25 बताओ। प्लेनेटरी मोशन मेरे प्यारे बच्चों, प्लेनेट ग्रह की गति के नियम हैं। अच्छा, सोलर जो सिस्टम होता है उसके अंदर, यानी कि जो हमारा ये सोलर सिस्टम होता है, इसमें कंजर्व क्या रहता है, संरक्षित क्या रहता है, संरक्षित क्या रहता है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग है ना, कोणीय संवेग। वेरी गुड, कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 27 लिखो, 27 जो है वो लिखो। यदि, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तुमसे सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट याद रखोगे तो ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको स्टार्टिंग में करवाए थे वो भी आप लोग कर रहे थे थ्योरेटिकल। 12 आएगा, कहाँ करवाया, पक्का करवा दिया था, याद है। चलो भाई बहुत बढ़िया, रहने दो फिर, रहने दो। तो ये तो बात हो गई कुछ केपलर्स लॉ के ऊपर, है ना। बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, तो कुछ केपलर्स लॉ के क्वेश्चन हो गए। अब अपन एक बार आ जाते हैं, केपलर्स लॉ खूब डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं कुछ और कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। केपलर्स लॉ के बाद देखो, स्टार्टिंग को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो हमने कर लिया था, तो हमने यहाँ पर लगभग 14 क्वेश्चन जो हैं, रुको 10वां क्वेश्चन आई थिंक नहीं किया था, 9th कर लिया था। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल ये जो है आई थिंक नहीं किया है। लिखो लिखो, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो लिख लेना। यदि पृथ्वी ब्रैकेट में लिखना, उसका द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग, यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग कितना है, 2 × 10⁻⁷। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकंड से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, जिसकी त्रिज्या 1.5, ये सामने लिखी हुई है, जिसकी त्रिज्या 1.5 × 10⁸ किलोमीटर,
जिसकी त्रिज्या 1.5 इंटू 10 की घात 8, 1.5 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर है। किलोमीटर को किस में चेंज करोगे? मीटर में। तो बताइए सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल क्या होगा? सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल क्या होगा? सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल क्या होगा? क्या होगा भाई फोर्स? कौन सा फॉर्मूला लगाया युवराज सिंह? Gmm/r दिया हुआ है क्या ये? बिल्कुल दे रखा है आपको, सारी चीजें दे रखी है। अर्थ सन का मास कहाँ दे रखा है? Gmm/r से तो होगा नहीं है? बिल्कुल उसी से होगा। mvr क्यों लगाया? यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कह रहा है, कोणीय वेग कह रहा है ये। सही बोलो, पूरा का पूरा फॉर्मूला तो सही बोलो। m ओमेगा स्क्वायर r होता है, m ओमेगा r नहीं होता। हाँ हाँ, m ओमेगा स्क्वायर r होता है। करो एक बार करके बताओ इसे। m ओमेगा स्क्वायर r क्यों लगा रहे हो? हैं? नहीं तो मैंने बोला इसलिए लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें कंसेप्ट भी तो बता रखा है ना, रीजन भी तो पता होना चाहिए। इधर देखो, पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ, मैंने कह दिया तो लगाने लग गए हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। इधर देखो कंसेप्ट क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। अब सन के चारों तरफ अगर घूमती रहती है तो सीधी सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा। तो ये फैक्ट बात है, Gmm/ क्या लगता है? ये लगता है ना Gmm/, अरे लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर क्यों टेंशन में आ रहे हो? ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब आपको ये बात भी पता है कि यहां पर एक और फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। क्या है? और वो अभिकेंद्रीय बल किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स और वो दोनों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे। अब पहले हम इस फॉर्मूले पे गए तो हमारे पास सन का मास तो था नहीं, सन का मास तो था नहीं। तो अब क्या करें? फिर हमने हमारे क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें अर्थ का मास दे रखा है, चलो काम हो गया। हमें अर्थ की स्पीड भी दे रखी है, और वो एंगुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा होता है वो भी दे रखा है। हमें आर भी दे रखा है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस, हमें ये भी दे रखा है। तो सारी चीज़ें तो मिल गई हैं। इस वजह से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r। तो हमने लगाया m ओमेगा स्क्वायर r, और m जो है m की वैल्यू 6 इंटू 10⁻²4, ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू 10 की घात -7 का स्क्वायर कर दो, गुणा r किलोमीटर में बदलेगा मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 10⁻3 से, 10⁻3 से। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ। डी आ रहा है?
तो यहाँ पर आ रहा है, ये बता रहे हैं जैसा कि 36 × 10 की घात 21, 6 और 2 12 हैं, 12 × 15, 5 और 2 हो गए 10, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 1 8 भाई, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 1 1 180, ये आएगा। अच्छा 4 भी तो है, 18 और 2 36, तो 36 × 10 की घात 21, सही है। आया कि नहीं आया है? तो ये याद रखना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज़ें कि भाई यहाँ पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है ये, इसको टफ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, हटा दें इसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कर लो एक बार, नोट कर लो जो नोट करना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो 13वां, 13 लिखो भाई, 13 लिखें, क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में लिखे हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के मध्य दूरी d है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के मध्य दूरी d है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के मध्य दूरी d है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के मध्य दूरी d है। केंद्र के मध्य दूरी d है। तथा पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। तथा पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। 81 गुना है। तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा? करके बताएं भाई, कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। कितनी दूरी पर जो है गुरुत्वाकर्षण, कितनी दूरी पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा? देखो ग्रेविटेशन डिपेंड किस पे करता है, 0 होना या नहीं 0 होना? पहले तो ये दिमाग लगाओ, किस पे डिपेंड करता है? हाँ, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो Gm/r² है, उसका यूज करो, उसका यूज करो। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, Gm/r²। रेशो जो है, रेशो लिया जाता है, रेशो लेके जो है G की वैल्यू समथिंग निकालते हैं। नहीं पता? इधर देखो, नहीं पता चल रहा तुम्हें? छोटे बच्चों, ये भी क्वेश्चन करवा रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। शुरुआत में करवाया था, कॉपी में देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया था कि G का फॉर्मूला होता है Gm/r²। r², और ये जो r होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है सेंटर से। किससे? अगर हमें 2 केसेस दिए जाते हैं तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो मून का दे रखा है, चंद्रमा का, तो ये रहा Gm, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया किसका? Ge, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। या फिर अपन ऐसा मान लेते हैं कि
जिस भी जगह दिया जा रहा है ये, ठीक है, जिस पहले तो मून के ऊपर निकाल लेते हैं, मून के ऊपर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, मून के ऊपर जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, जी एम अपॉन क्या लिख दिया, जी ई लिख दिया। एक बार मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, तो एम वन अपॉन एम टू, और ये उल्टा हो जाएगा कितना, आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स, तो अर्थ का जो मास है वो 81 टाइम्स है किसका, चंद्रमा का, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या बता रहा है, डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज डी। डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। तो फिर अपन दूसरे फार्मूले पे चल जाते हैं, हमारे पास दूसरा भी फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या था, हाइट के ऊपर जी, जी ई, और नीचे क्या आता था, अरे बोलो, नीचे क्या आता था, हाँ, नहीं तो आर को तो कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर आता था। अब ये लग सकता है, क्योंकि आपको पता है ये कह रहा है कि जो ये जो जी है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो हम इसको क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। अच्छा, जीरो रख देंगे तो फिर ये इधर चला जाएगा, ये भी फॉर्मूला जो है नहीं लगेगा, तो माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस का 2h अपॉन आर, ठीक है। तो ये अब हम कर सकते हैं इसको ज़ीरो, ठीक है, इसको ज़ीरो कर दिया, इसको इधर भेजो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। 1 को उधर भेज देते हैं, तो 2h अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई टू, यानी कि d बाई टू होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 13 नंबर जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ओहो ये तो कुछ और ही दे रखा है इन्होंने, ये तो कुछ और ही दे रखा है, हो सकता है ये कंसेप्ट अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा आई थिंक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुको, ये कंसेप्ट या तो अपना होगा नहीं या फिर अपन ने पढ़ा नहीं है। स्टार्टिंग से देख लो, नहीं ये कंसेप्ट ही नहीं था अपने चैप्टर के अंदर, ये कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है, लेकिन नोट तो कर लो, अब जब यहाँ पर आ गया है तो नोट तो करो इसे। ये लो, नोट तो कर लो एक बार, शाबाश, ठीक है, बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर।